इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बना लिया गया। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है खवातीन भी चला सकती हैं। ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या तहलका मचाने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारी इकॉनमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। नोमान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टेली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस हैवी लोडर ट्रक जिस पे आप अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पहले इंडिया ने जो है इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में। क्या कहेंगे आप? वाकई दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअल में बात यह है कि जो मेन रीज़न है वो इंडिया की इकॉनमी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप किस चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। वो तो इंडिया की बात है ना, इंडिया तो हमारे से किसी से आगे। अब देखें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो हमारे से कई से बेहतर हैं, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहते हैं इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें बूस्ट किया जाता है। डेफिनेटली जब वो बूस्ट होते हैं तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के ऊपर काम करते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का मेड इन है, मेड इन इंडिया, इंडिया ने खुद बनाया, इंडियन कंपनी ने बनाया। भाई मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। नोमान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टेली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस हैवी लोडर ट्रक जिस पे आप बहुत हैवी सामान लोड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए। उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की, वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब ना बना रही हो, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर रही हो। हर छोटी से बड़ी कार इंडिया में बन रही है, उसके पार्ट्स बन रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है खवातीन भी चला सकती हैं। खवातीन भी चला सकती हैं डेफिनेटली, अगर उन्हें कहते हैं ड्राइविंग अवेयरनेस है तो कोई भी चला सकता है। और जेंडर इक्वलेशन जो है इंडिया में वो भी हमारे से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उसी वजह से कहते हैं उनकी फीमेल्स भी हमारे से कम नहीं हैं। इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, वहाँ पे खवातीन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जाता है पाकिस्तान की निस्बत। डेफिनेटली वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। हमें बड़े मामलात में ऐसे हैं जहाँ हमें फ़ीमेल्स की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ इवन के फ़ीमेल्स हमारे से डोमिनेंट हैं, ठीक है। तो जब मतलब कि हमें उन्हें वैल्यू का एहसास होगा, हमें फ़ीमेल की वैल्यू का एहसास होगा और हम उन्हें फोर्स करेंगे और हम उन्हें पॉलिश करेंगे जिन मामलात में वो हमारे से बेहतर हैं,
तो हमें ज़रूर यकीनन बहुत सी आउटपुट्स देंगे। अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा खुला पड़ा है, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन पे आ जाएगा। तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUV आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज़ की उधर सब हर चीज़ है। तो जाहिर बात है जब एक मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सब उस चीज़ में हो रही है, सब कंडक्टर उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइक से आते हैं। और कीमतों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। मुझे एक शॉकिंग, मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारा पाकिस्तान, हालांकि मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों को रमज़ान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे भी उनसे ही कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है, और फिर हम लोग गिला भी उनसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात से हम निकल सकें? इंडिया, आई थिंक सो। इंडिया के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे के पास कि अगर हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो हमारा साथ दे। क्योंकि अगर मैं मोदी की बात करूँ तो मोदी ने इन्वाइट किया था हमें, हमारे हुक्मरान फॉरेन मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक बात ये समझ नहीं लगती, जब शेख PM मोदी, इंडिया उभरता सितारा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे साथ ट्रेडिंग वगैरह ओपन करें, मुझे हमारे हुक्मरानों के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मनाक अफसोस है कि इनडायरेक्टली आप ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ नमक दे के उसके ऊपर हक जिता रहे हैं कि मेरे हमने अपना नमक दिया। आपने क्या नमक दिया? स्टैंप अपनी लगा के वो सेल आउट कर रहे हैं। आप उनसे क्या ले रहे हैं? प्याज। यहाँ पे बंदे को पता है कि प्याज कहाँ से आ रहा है। इससे आपको मज़े की बात बताऊं, कल मैं प्याज खरीदने के लिए गई तो प्याज ये दे रहे थे, मेरा ख्याल है 280 रुपये किलो, और इतना गंदा सड़ा हुआ प्याज। मैंने कहा भाई ये प्याज को क्या हो गया? पहले तो लाल लाल प्याज आता था। कहता पहले आप इंडियन प्याज खा रही थी, ये हमारा देसी प्याज है, हमारा लोकल प्याज है। और वो प्याज की मैं अब आपको प्राइस बताता चलूँ, हमारे प्याजों में से और उनके प्याज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हमारे प्याज की प्राइस होगी कम से कम 140 रुपये किलो, तो उनके प्राइस में सिर्फ 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। ये प्राइस मैंने खुद देखी है, और इसके बाद मुझे लगता है कंपैरिजन ही नहीं करना बनता हमारा और उनका, जब हमारे हुक्मरानों ने ही कह दिया कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बनता।